Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. एक आध मिनट वेट कर लेते हैं भाई। सर वो सर एक जो क्वेश्चन था सर हमारा, जो आपको वो पूछा सर हमने लास्ट वाला, वो हो गया सर? लास्ट वाला कौन सा? वो सर क्लॉक का था सर, जो 8:24 में रहा था, जिसका आंसर आप कह रहे थे, पर लेकिन बन कुछ और रहा था सर। अच्छा अच्छा, वो वाला, वो था ना मून वाला, आई थिंक। मून जो है 30 दिन हाँ जी, लाता हाँ है। जी, हाँ जी सर। हाँ अच्छा जी, तो वही था हाँ, सर। उसमें हाँ वही 9 9 12 ही आ रहा है उसका। ठीक है। उसमें वही होगा ना, देखो उसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये बोला गया ना कि 30 दिन में करता है राउंड पूरा, है ना। टाइमिंग उसमें क्या दी हुई थी, कितने बजे मून निकलता है? 6:40 पे। 6:48 था, पता एक नहीं। मिनट सर, मैं वो सारा क्वेश्चन बता देता हूँ सर। एक बार क्वेश्चन बता दो मेरे को। वो था सर, एग्जैक्टली 30 days टू कंप्लीट द राउंड एंड ऑल्सो assume that it rises in east direction exactly 6:48 p.m. on सिक्स first day, पीएम ठीक है, फर्स्ट डे पे, और फोर्थ डे का। फोर्थ डे। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसमें एक तो चीज वही लगनी थी जो हमने स्टार्टिंग में भी सीखी थी, कि जब वो फोर्थ डे का पूछ रहा है तो तीन बनेंगे, बीच में जो गैप बनेगा वो तीन का बनेगा। ठीक है ना। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो मतलब जो आपका जो भी, ठीक है ना, हमारा बीच में गैप आएगा वो हमें 3 बार काउंट करना है बेसिकली, क्योंकि फोर्थ डे आ जाएगा ना फिर। ठीक है। तो इसमें एक चीज यही हाँ जी आपको सर। ध्यान रखनी है कि ये दिया हुआ है कि 30 दिन का पीरियड लेता है, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो 24 आवर्स 30 दिन के हिसाब से अगर हम मिनट कैलकुलेट कर ले कितने मिनट का गैप है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 24/30। ठीक है, और मिनट बनाने के लिए 60। है ना, 24 दूनी 48 मिनट। तो 48 मिनट जो है एक तरह से आपका ये टाइम पीरियड होगा, यानी हर जो गेन ले रहा है एक तरह से मून आपका राइज करने में, वो 48 मिनट का है। तो पहले दिन 6:48 पे हुआ, फिर 48 मिनट के बाद होगा एक तरह से दूसरे दिन। ठीक है, दूसरे दिन जो वो गेन लेगा वो 48 मिनट का लेगा, तो दूसरे दिन का जो टाइम होगा इसमें हम 48 मिनट ऐड कर देंगे। फिर सेकंड डे का आ जाएगा टाइम, उसमें फिर 48 ऐड कर दोगे, थर्ड डे का आ जाएगा, फिर 48 ऐड कर दोगे तो फोर्थ डे का आ जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि 48 ये 3 बार आएगा, तो 48 × 3 कर लो, तो 144 मिनट्स हो गए। तो डायरेक्टली आप क्या करो, 6:48 में 144 मिनट्स ऐड कर लो। तो आई थिंक 9:12 इसका आ रहा था आंसर। तो चौथे दिन ये 9:12 पे निकलेगा। ठीक है। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे बार बार 48 ऐड कर लेना। ठीक है भाई। मतलब पहले दिन 6:48 पे हुआ, तो जो गेन करेगा 48 मिनट्स का गेन करेगा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब ये दोबारा निकलेगा तो 48 मिनट्स के बाद निकलेगा इस टाइम के, तो वो वाला टाइम आ जाएगा। फिर ये हो गया आपका सेकेंड डे, फिर थर्ड डे में +48, फिर फोर्थ डे में +48। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि एक दिन में वो कितने का गेन ले रहा है बेसिकली। ठीक है। तो वो सर ये आपको 24/30 इंटू 60 क्या होगा सर? 24 घंटे हो गए, 30 दिन हो गए, और वो गेन लेगा वो नेक्स्ट डे निकलने में, टाइम का कितना गैप होगा अगले दिन उसको निकलने में। ठीक है सर। 30 दिन में वही टाइम वापस आ जाएगा ना। 30 दिन में एक राउंड कंप्लीट करता है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ घूम के मून वहीं आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा गेन तो करता रहेगा ना वो, तो हमें वही पता लगाना गेन किस मूवमेंट पे कर रहा है। ठीक है। 30वें दिन वो रिपीट मारेगा सेम टाइम। तो वो साइकिल हम कन्वर्ट कर लेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 30 का पीरियड है, और मिनट बनाने के लिए इनटू में 60 कर लिया, तो इतना गेन ले लेगा वो एक दिन में। तो एक दिन में वो 48 मिनट का गेन ले लेगा। एक तरह से वही क्वेश्चन बन गया क्लॉक गेन वाला। तो एक दिन का गेन हो गया 48 मिनट्स। तो अगर हर 24 घंटे में 48 मिनट का गेन हो रहा है, तो चौथे दिन
वो घड़ी क्या टाइम शो करेगी, एक तरह से ये क्वेश्चन है। तो आपको पहले दिन 48 जोड़ लेना है जो दूसरा दिन बन गया, दूसरे दिन से तीसरे दिन के लिए फिर 48 जोड़ लेना जो तीसरे दिन का टाइम हो गया, तीसरे से चौथे के लिए फिर 48 ऐड कर लेना जो चौथे दिन का टाइम हो जाएगा, तो आएगा 9 बार। सर आपने जैसे बताया था कि क्लॉक में जैसे मिनट मतलब टाइम निकालना होता है, तो कभी कभार दो आंसर आते तो उसमें अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो वो सिलेक्ट करना चाहिए, है ना सर? बट सर हमने ये लेकिन देखो उसमें ये है कि मान लो ए ऑफ जो आपका आंसर आ रहा है, मान लो आपका आंसर आ रहा है 5:44/11 है ना, और दूसरा आंसर लेट से आपका आ रहा है 6:05/11, कुछ ऐसा। ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर है और दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तब आपको नन ऑफ दीज टिक करना है। लेकिन मान लो आपके आंसर तो दो हैं, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर है, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल सिर्फ एक ही है उनमें से, फिर नन ऑफ दीज नहीं टिक करना, फिर तो ऑब्वियस सी बात है उसी को टिक करोगे। सर बट यही प्रोसेस हमने सर टेस्ट में किया था तो टेस्ट में गलत था, मतलब सर इन्हीं में से कोई एक वो सिलेक्ट कर लेता था। इनमें से एक को कैसे सिलेक्ट कर लेगा? सर देखो जैसे उसमें फिर देखो क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं बता देता हूँ उसमें क्या दिक्कत होती है। जैसे उसने पूछा 6 और 7 के बीच में, है ना, ये टाइम कब आएगा, उसके आंसर आते हैं 2। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। बट वो ये ना पूछ के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा होगा 6:30 से 7 के बीच कब आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम 6:30 से 7 लेंगे ना, तो उनमें से एक आंसर नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। जो आपका एंगल या आंसर बन रहा होगा वो 6:30 से 7 बजे के बीच वाले टाइम में बन रहा होगा, तो आपको वो भी ध्यान देना, ठीक है भाई। सर सर बट उसमें एक क्वेश्चन था 6 to 7 टाइम में, उसमें भी दोनों ऑप्शन थे, उससे एग्जैक्ट सेम नीचे वाला भी था 6:30 to 7 में। उसमें तो आपकी ये वाली बात सही बैठती, लेकिन सर ऊपर वाला तो 6 to 7 था, उसमें तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए, मतलब हो नहीं सकता, तो डी होना चाहिए। पर उसका भी गलत था सर, उसमें भी यही दे रहा था आंसर। नहीं, वो आंसर गलत होगा, फिर नन, अगर नन ऑफ दीज दिया होगा तो हमें वही चुनना है, ऑब्वियस सी बात है, ओके सर। ठीक है। और या फिर हो सकता है एक ऑप्शन दे रखा हो बोथ ए एंड बी। नहीं सर वो तो ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर तीन बोथ का अलग, तो सर पूरे पेपर में नहीं था। ठीक है, अगर सर वो तीन, भी देखो अगर तीन अलग अलग है, इनमें से दोनों आपके आंसर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी एक को नहीं चुन सकते, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखना, कई बार इसमें लिखा होता है 5:45 दिस पास्ट 6, और कई बार वो पास्ट की जगह 2 लिख देता है, तो ये वही केस बन जाता है भाई, इसका मतलब है 6 बजने में इतने मिनट, और इसका मतलब है 6 बज के इतने मिनट, तो ये लैंग्वेज भी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो ये लैंग्वेज चेंज हो, फिर तो एक ही आंसर बनेगा ना। लैंग्वेज ओके भी देखना, हाँ, जैसे क्वार्टर और टू में डिफरेंस होता है ना, ऐसे ही पास्ट और टू में डिफरेंस होता है, पास्ट मतलब बाद में, टू मतलब बजने से पहले, तो अगर उसने ये चेंज किया होगा फिर ऑब्वियसली बात है भाई एक ही आंसर आएगा, फिर तो नन ऑफ दीज नहीं चुनेंगे ना, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर देखना, सिर्फ इसको नहीं देखना, ठीक है। कई बार ऑप्शन, जैसे मैंने आपको क्लास में कराया था, कई बार ऑप्शन ही इतना क्लोज होता है, आपका आंसर आ रहा है 5:4/11, ठीक है, उसने क्या गलती से कर दिया, उसने एक ऑप्शन और दे दिया, मान लो 5:4/1 या 10 दे दिया नीचे, तो हमें लगता है ये भी आंसर होना चाहिए, वो नहीं होगा, काफी क्लोज चेंज भी कर देता है, वो भी ध्यान रखना आपको। एक बार देख लेना इनमें से ये चीज जरूर होगी, या तो यहाँ पास और टू का पंगा होगा, या उसने डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा जो आपको दिखने में एक जैसा लग रहा होगा आपके आंसर से, ठीक है, बट होगा अलग, ठीक। सर कल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डायरेक्शन का टेस्ट है सर, तो उसमें डायरेक्शन में शैडो वाला पार्ट रह गया था सर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा फिर? उससे रिलेटेड हाँ हो भी सकता है, एक दो क्वेश्चन हो, ज्यादा नहीं होंगे, एक आधा ही होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो दूसरे क्वेश्चन आते हैं, शायद एक दो क्वेश्चन ही आते हैं आपके सिलेबस में, ज्यादा नहीं है, ओके ठीक है। चलो आज कवर करते हैं भाई आपका बोट एंड स्टीम, जो एक तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस की फैमिली का टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पहली टर्म है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है जो पानी स्थिर है, जो नहीं चल रहा, जो मूव नहीं कर रहा है, जिसमें वाटर की स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है। फिर कई बार दूसरी टर्म यूज करता है स्ट्रीम, करंट या बोलूं वाटर, तो तीनों का सेम ही मतलब है। यहाँ पे हम करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट को नहीं बोलते, यहाँ पे करंट जो है फ्लोइंग वाटर को बोलते हैं, जो चलने वाला मूविंग वाटर होता है उसका नाम दिया जाता है करंट, या उसको बोलते हैं स्ट्रीम या बोलते हैं वाटर, ठीक है। तो तीनों नाम से इसको यूज किया जाता है, वाटर आएगा तब भी वही मतलब है, करंट लिखा होगा उसका भी वही मतलब है, स्ट्रीम का मतलब भी वही है, मूविंग वाटर, ठीक है। इसके बाद दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक तरह से क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। हम अपस्ट्रीम तब बोलते हैं जब आपकी जो बोट है या जो तैरने वाला बंदा है, स्विमर है, ठीक है, वो पानी के बहाव से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तो उस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। आपका मतलब आप ऐसे याद रखो अगेंस्ट, ठीक है, इसको कई बार अगेंस्ट भी बोला जाता है। जब भी जो स्विमर है या जो बोट है वो पानी के बहाव से उल्टा चलेगी तो उसको हम अपस्ट्रीम बोलेंगे, और जब भी बोट या स्विमर पानी के बहाव में सेम डायरेक्शन में ही चलेगा तो उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है विद द स्ट्रीम, कई बार लिखा होता है विद द स्ट्रीम, तो इसका मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम की जगह कई बार अगेंस्ट द स्ट्रीम भी लिखा होता है, इसका मतलब उसके विपरीत, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, क्वेश्चन में जब भी हमसे स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्विमर पूछा हो तो इसका मतलब यही होता है स्पीड ऑफ बोट या स्विमर हम स्टिल वाटर में निकाल रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी हम स्पीड निकालते हैं जनरली वो स्टिल वाटर के अंदर ही निकाली जाती है।
ठीक है, तो स्टिल वाटर लिखा है या नहीं लिखा है उससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देख लो, इसी को मैंने थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश किया। हमारे पास दो बेसिकली केस होते हैं, डाउनस्ट्रीम में एक अपस्ट्रीम। तो पहले वाला केस आपका डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम में क्या है, पानी इधर बह रहा है और आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हम इसको नाम देते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड के अंदर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमारी जो स्पीड बन जाती है वो क्या बन जाती है, एक तरह से डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी स्पीड है, तो ये बन जाती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अभी फॉर्मूले नेक्स्ट शीट पे आएंगे, उस पर आप लिख लेना, अभी सिर्फ समझ लो। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड के केस में हम क्या करते हैं, पानी की स्पीड को और बोट की स्पीड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंडीशन उल्टी है, जब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड ऐड होगी। टाइम स्पीड इज रिलेटिव स्पीड में हमने पढ़ा था हम माइनस करते थे, यहाँ अपोजिट है, जब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड ऐड होगी। और जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है अगर पानी इस दिशा में जा रहा है तो बोट इधर जा रही है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हम माइनस करेंगे, ठीक है। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हम माइनस करेंगे, ठीक है भाई। अब माइनस क्यों करते हैं इसको सुन लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिस स्पीड की बात कर रहे हैं ये आपकी होती है टोटल स्पीड, ना कि रिलेटिव स्पीड, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की बात नहीं करते, हम टोटल स्पीड की बात करते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, रिलेटिव स्पीड हम तब यूज करते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं जो एक ही सरफेस पे चल रहे हैं, ठीक है। यानी हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, जैसे दो ट्रेन चल रही है ना, दो बसेस चल रही हैं, दो कार चल रही हैं, या एक कार चल रही है एक पर्सन चल रहा है ना, मतलब दोनों जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ जो बोट एंड स्ट्रीम में यूज करते हैं ये रिलेटिव स्पीड नहीं है, ये कौन सी स्पीड है, टोटल स्पीड। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो बोट है वो किस पे चल रही है, पानी पे चल रही है। मतलब हम बोट का कंपैरिजन बोट से नहीं कर रहे, अगर हम बोट का कंपैरिजन बोट से करेंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगी, बट हम बोट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वाटर से, जिसके ऊपर वो चल रही है। तो इस केस में हम टोटल स्पीड लेते हैं, रिलेटिव स्पीड नहीं लेते, ठीक है। मान लो आप एक ट्रेडमिल पे चल रहे हो, ट्रेडमिल मुझे लगता है सबको पता होगा जिम में क्या होती है ना, तो जैसे ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाओगे आपकी स्पीड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक थोड़ा सा कंपैरिजन समझ पा रहे हो, जिस सरफेस पे अगर आप चल रहे हैं उससे अगर आप अपनी स्पीड कंपेयर करेंगे तो वहां की डायरेक्शन किसी और तरीके से मैटर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पानी की दिशा में आपको तैरना होगा या बोट चलाना होगा तो आपका फोर्स कम लगता है, इसीलिए आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो ये होती है आपकी टोटल स्पीड। इसी तरह से अगर पानी सामने से आ रहा है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो वहां पे स्पीड जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हम माइनस करते हैं, ठीक है भाई। तो सरफेस से जब आप कंपेयर करेंगे वहां पे टोटल स्पीड का गेम आता है, जब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करोगे तो वहां पे रिलेटिव स्पीड आती है। क्लियर हो गया भाई। तो बोट एंड स्ट्रीम में हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल स्पीड की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड की। क्लियर है पॉइंट सभी को, यहाँ ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम होने पे प्लस करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होने पे माइनस करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि हम टोटल स्पीड की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड की बात नहीं करते, ठीक भाई 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 भाई, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मुला पे। तो आपको फॉर्मुला बेसिकली क्या यूज करने हैं, देखो सिंपल सा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो हम लिखते हैं बोट प्लस वाटर, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, दोनों मिलकर हमारी क्या बन जाती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। जब आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो इसमें होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, बोट माइनस वाटर ही लिखना है, वाटर माइनस बोट नहीं लिखना। ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि भाई अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट आगे जाएगी नहीं, बोट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो बोट को अगर आगे जाना है तो उसकी स्पीड पानी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बोट जो है स्विम कर पाएगी, अदरवाइज आप पानी की डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपस्ट्रीम वाला गेम ही खत्म हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हो जाती है बोट माइनस वाटर, ठीक है। अब इसके बाद दो मेन चीजें आपसे एग्जाम में वो पूछता है, या तो पूछेगा स्पीड ऑफ बोट या स्विमर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट पूछे स्विमर पूछे एक ही बात है, ठीक है भाई। या आपसे पूछेगा स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2, और स्पीड ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट निकाला हुआ है, वैसे हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखो पता लग गया होगा। मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब है बोट प्लस वाटर, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब है बोट माइनस वाटर। तो अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा डी प्लस यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा 2b, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू डी प्लस यू बाय 2। बस इसको हम क्वेश्चन वैसे इक्वेशन बना के सॉल्व ना करके हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हैं कि अगर स्पीड ऑफ बोट चाहिए तो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। इसी तरह से आप जानते हो अगर आपको वाटर की स्पीड चाहिए तो हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये सेकंड वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आप करते भी थे, ठीक है, +1 +2 में, ठीक है, ठीक है भाई। तो बेसिकली, और अगर आप नहीं वैसे करना चाहते तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। बी निकालना तो प्लस करके 2 से डिवाइड, डब्ल्यू निकालना तो माइनस करके 2 से डिवाइड, क्लियर। चला गया भाई, भाई टाइप करो फटाफट से, क्लियर है। तो वाई 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 वाई, ठीक है भाई। चलिए अब देखो बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बोट रोज डाउन द रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोज अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है जब डाउन लिखा गया इसका मतलब विद द स्ट्रीम, यानी आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड डी की वैल्यू गिवन है 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोज अप द रिवर, ठीक है, यानी यू की वैल्यू गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा व्हाट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली बात है जब आपको डब्ल्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, डी माइनस यू बाय 2, लगा देंगे भाई 21 माइनस 9 बटा 2, ठीक है, 12 बटा 2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था।
उज्जवल जतिन आदित्य, सही है भाई आंसर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है भाई। बाकी लोग ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है अ स्विमर कैन स्विम डाउनस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर यहाँ लिखा होगा कि आपको स्विमर की स्पीड निकालनी स्टिल वाटर, तो यहाँ कुछ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आप स्पीड निकालते हो बोट या स्विमर की, वो स्टिल वाटर की ही होती है। इस लाइन से आपको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस ये देखना आपको निकालना क्या, बी निकालना। तो क्या करेंगे, 14 + 6 / 2, 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। 10 10 10 10 10, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो काफी लोगों ने आंसर निकाल दिया। चलिए, इसका मतलब समझ आ रहा है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कहता है स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 15 क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी जो बोटमैन है वो पानी की दिशा में चल रहा है, कितनी, 4 से 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब किसकी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, while the speed of stream is 1.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी, आपको W की वैल्यू दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। सो आपसे यू पूछा है कितनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यू, अपस्ट्रीम स्पीड। तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक में आता है v, एक में आता है w। क्योंकि यहाँ मेरे पास w वाली वैल्यू है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें w आता है। तो w वाला फॉर्मूला क्या है, w = d - u/2। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, w की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, 15 - u/2। अब 1.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 3। तो 15 - u, u कितना आ गया, 12। ठीक है भाई, तो सबने यही गलती करनी थी जो की है, तो इसका राइट आंसर आएगा 12। 13.5 नहीं आएगा, हम डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डी में से डब्ल्यू माइनस करने पे यू नहीं मिलता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, डी का मतलब होता है बोट प्लस वाटर। ठीक है भाई, आप जो निकाल रहे हैं वो स्पीड ऑफ बोट निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए, आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जो भी 13.5 आंसर निकाल रहे हैं ना, वो ये निकाल रहे हैं बी की वैल्यू। वो ध्यान से देखो, उसने बी नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब यू, अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको थोड़ा सा करना है। ठीक है, कि हर बार वो जरूरी नहीं बी और डब्ल्यू ही पूछे, वो यू और डी भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, इनका 12 आया था, बढ़िया भाई। बाकी लोग वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या, थोड़ा सा और एडवांस कर देगा क्वेश्चन को, है तो कुछ नहीं। बोलता है स्विमर स्विम्स एट डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ से मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम स्पीड आप बता सकते हो। 36 किलोमीटर कवर करता है 6 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, सबको मालूम है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ, 36 किलोमीटर कवर करे 6 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर किया 40 कितने टाइम में, 8 घंटे में, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। बस अब आपसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी बी पूछा है, तो बी के लिए क्या करेंगे, 6 + 5 / 2, 11/2, जिसको हम 5.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, या तो ऑप्शन में 11/2 होगा या 5.5 होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। प्रांजल, विराट, आदित्य, विदुषी, उज्ज्वल, आदित्य, बढ़िया भाई, एकदम सही। ठीक है, तो कई बार वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको डी और यू नहीं देगा, आपको डिस्टेंस दे देगा, टाइम दे देगा। तो वही टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक लगा के स्पीड निकाल लेंगे, फिर उससे हम अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो भी उसने पूछा वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, तो भाई टाइप कर दे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, कहता है इन 3 आवर्स अ स्विमर कैन गो 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन सेम टाइम। तो सेम ही चीज है भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकल आएगी 21/3 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में 15 सेम टाइम मतलब 3 घंटे 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डब्ल्यू निकालना है, 7 - 5/2, 2/2, बिल्कुल सही भाई, 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इस बार सही में सबने आंसर निकाल दिया भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, जतिन तुमने नहीं निकाला भाई, समझ आ रहा है, जतिन स्लो है। ऐड कर दिया सर, ऐड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए तो माइनस। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, हो गए तो सेटिंग में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बेसिक सा क्वेश्चन है। कहते हैं 2 प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट। तो ये दो स्थान है भाई, ए और बी, जिनके बीच का आपको डिस्टेंस दे रखा है 108 किलोमीटर। टू बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर।
वन बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड अदर इज गोइंग अपस्ट्रीम। तो एक बोट भाई डाउनस्ट्रीम में जा रही है, एक अपस्ट्रीम। ऑब्वियस सी बात है, पानी अगर इधर चल रहा होगा ए से बी, तो ए से बी वाली डाउनस्ट्रीम में जा रही होगी और बी से वाली अपस्ट्रीम में आ रही होगी। तो आपसे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट ईच अदर इफ स्पीड ऑफ द बोट्स आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लो ए वाली की स्पीड है भाई 15 किलोमीटर पर आवर, बी वाली की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें बताना है कितने टाइम के बाद मिलेंगी। अब देखो जो बोट डाउनस्ट्रीम में जा रही है, दिया तो कुछ नहीं हुआ, तुम किसी को भी मान लेते, मैंने माना ए से बी वाली डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट प्लस वाटर है ना। बोट की स्पीड है 15, पानी की नहीं दे रखी डब्ल्यू। अपस्ट्रीम स्पीड ये अपस्ट्रीम में आ रही होगी, तो हो जाएगी 12 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन वैसा बन गया, याद करो, दो ट्रेन है, एक से आ रही है एक इधर से आ रही है, उनके बीच कितना डिस्टेंस है, उनकी स्पीड गिवन है, आपको बताना है कितने टाइम में मिलेगी। तो आपका बेसिक फॉर्मूला लगेगा रिलेटिव स्पीड वाला। क्यों? क्योंकि अब हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, बोट से बोट का। तो अब आपका फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, डिस्टेंस हो गया, रिलेटिव तो हम अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 15 आ गया 27। ठीक है, 27 इनटू टी, समझ रहे हो, तो ये आपका 4 आवर्स। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम मींस दे, वो कब मिलेंगे, घंटे के बाद मिलेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के, जब एग्जाम में आएगा तो आप एक बोट की स्पीड 15 मान लोगे, एक ही 12 मान लोगे, ये डब्ल्यू का कोई पंगा मत लेना, और रिलेटिव स्पीड वाला ही कॉन्सेप्ट लगा देना। डिस्टेंस है 108, रिलेटिव स्पीड आमने सामने से आ रही है तो ऐड होगी, बराबर 27 इंटू टी, सीधा आ जाएगा 4 घंटे। ठीक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस स्पीड 12 और 15 लेनी है। तो जैसे आप ट्रेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सेम आप ये बोट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आने वाले का कोई पंगा ही नहीं है। क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, क्योंकि आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम लेके भी चलोगे तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे एक डब्ल्यू माइनस का एक प्लस का वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। इसलिए अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसको आपको बोट एंड स्लेव सॉल्व करना है। हाँ, ट्रेन वाले एक तरह से क्वेश्चन फॉर्मूले है ना। क्लियर है भाई, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे फटाफट से। ध्यान जब भी बोट का कंपैरिजन बोट से करेंगे तो एक तरह से ट्रेन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, लेकिन बोट का कंपैरिजन जब भी पानी से हो रहा होगा तो वो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। अ बोट टेक्स डबल ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू गो टू डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग अपस्ट्रीम। अब जब भी साइकिल लैंग्वेज आती है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल टाइम किसमें लग रहा है, और कई बार वो उल्टी इक्वेशन बना देते हैं। इसलिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आपको ज्यादा लैंग्वेज आपको सिर्फ ये देखना टाइम कितना लग रहा है, डबल लग रहा है। अब कोई बड़ा जाहिर सी बात है, डाउनस्ट्रीम स्पीड इधर बन जा रहा है, बोट भी उधर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां टाइम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, है ना, स्पीड ज्यादा होगी। जब आप पानी की विपरीत दिशा में तैरोगे या बोट चलाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी स्पीड कम होगी। एक बोल्ट अपने दिमाग में चीज बिठा लो कि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो कभी भी ये वाली लैंग्वेज आपको परेशान ही नहीं करेगी। ठीक है, कि डबल हमें किसके साथ लेना है। तो अब मुझे बताओ, सबको क्लियर हो गया होगा, डबल टाइम किसमें लगेगा, अपस्ट्रीम में लगेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये देखना डबल दिया है, ट्रिपल दिया है, 4 टाइम्स दिया है, कितने टाइम्स दिया है। ठीक है भाई, अब एक दूसरी जो चीज है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, बोट ने जो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल किया है वही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में ट्रेवल करा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं। ठीक है भाई, हम करेंगे डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। ठीक है भाई, अब डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट होता है क्या बेटा, सबको पता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड में आपको पता है स्पीड कैसे लेते हैं, बोट प्लस वाटर। अब क्वेश्चन में आपको ये होगा स्पीड ऑफ वाटर इज दिस मच, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड हम v मान लेते हैं, वाटर की स्पीड होगी t इज इक्वल टू। ठीक है, अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड हमें नहीं पता, वाटर की हमें पता है 3, तो बोट माइनस वाटर। अब उसने बोला डबल टाइम लगता है, तो हमें पता है डबल टाइम किसमें लगेगा, अपस्ट्रीम में। तो इसमें मान लो अगर 1 घंटा लगता है डाउनस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में कितने लगेंगे, 2 घंटे। क्योंकि आप x 2x लोगे या t और 2t लोगे तो वो t भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मान लो इसमें 1 घंटा लगता है तो इसमें डबल लग रहा है तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, b आ जाएगा। तो ये हो गया b प्लस 3 बराबर 2b माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से b आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई भाई, 9। ठीक है, कुछ लोगों ने निकाल भी लिया है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक अरे है, b + 3 और b - 3 कैसे लिया था आपने? डाउनस्ट्रीम स्पीड में, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस वाटर, याद है पहले पेज पे था फॉर्मूला। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट माइनस वाटर। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड लेंगे ना, सिंपल स्पीड नहीं। ओके सर, फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, लेकिन एक बार हम डाउनस्ट्रीम स्पीड लेंगे, एक बार अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, अपस्ट्रीम स्पीड होती है बोट माइनस वाटर। क्लियर है भाई बाकी लोगों को? वैसे तो सबने निकाल ही दिया आंसर, जतिन ने भी निकाला है, तो सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस जैसा ही है, बस इसमें मेरे को आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन टेक्निक बतानी है। उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का है,
तो यहाँ बच्चों ने बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, सिंपल है। कहता मैन कैन रो विद द स्पीड ऑफ 28/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी आपको क्या दी है, स्पीड ऑफ बोट, बी की वैल्यू दे रखी है 28/3 किलोमीटर पर आवर। बस स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या डाटा गिवन है। ठीक है, while doing against the stream it takes him thrice time, तो कितना टाइम लगता है भाई, 3 गुना। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी हमें निकालना क्या है, W। तो सेम चीज हमें करनी है, तो डाउन स्ट्रीम बराबर अप स्ट्रीम कर दे भाई। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, बोट जो है 28/3 प्लस वाटर, मान लो यहाँ लगता है आपको 1 घंटा। अप स्ट्रीम स्पीड में 28/3 माइनस वाटर, यहाँ आपको लगता है थ्राइस टाइम यानी 3 घंटे। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे 28/3 प्लस W इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 28 बचेगा माइनस 3W बचेगा। ठीक है, W इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4W 28 माइनस 28/3। अब यहाँ पे बस बच्चे करते क्या है, एलसीएम लेने लग जाते हैं। तो मेरा मानना है आप एलसीएम यहाँ ना लें, आप 28 को कॉमन ले लो, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 1 माइनस 1/3 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 टाइम 7 टाइम्स। ठीक है भाई, आगे हो जाएगा W इक्वल्स टू 1 में से 1/3 माइनस होगा तो 2/3 आएगा, तो 2 इंटू 7 14/3। तो यहाँ आप अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव कर सकते हो अगर आप एलसीएम नहीं लोगे। रीजन बड़ा सिंपल है, आप लोग क्या करोगे, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो चलो वैल्यू छोटी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा और कॉम्प्लिकेट नंबर होता, मल्टीप्लाई करने में पहले टाइम वेस्ट करोगे, फिर उसमें से 28 वापस से माइनस करोगे, है ना, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसमें बेटर यही है, कभी भी अगर हम इस टाइप की फिगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे है इन जनरल लिख देता हूँ n माइनस एन बाय एम, कभी भी इस टाइप की आप फिगर सॉल्व कर रहे हैं तो बेटर यही है n इंटू एम माइनस एन ना बनाए, n कॉमन लेके 1 माइनस 1/m ये फॉर्म इसकी बना लें, तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है तो छोटा सा पॉइंट, लेकिन बात वही आएगी, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आती है भाई ये टेक्निक। ठीक है, क्योंकि देखो आंसर आप निकाल लेते, मुझे पता था क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सॉल्व आप कर लोगे, मुझे सिर्फ ये सिखाना था ये पॉइंट कि भाई 28 कॉमन ले लेना, तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। और एग्जाम में हर क्वेश्चन में अगर आप 5-5 10-10 सेकंड भी बचा लेते हो तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। ठीक है भाई, या आप जब आप टेस्ट देते हो आपको पता लगता होगा, जब कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल आ जाती है तो आपके साथ क्या बनता है ना, तो उस टाइम पे ये हाँ जी छोटे सर। छोटे पॉइंट जो हैं बड़े काम आते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें बस यही था बताने लायक, बाकी तो मुझे लगता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सबको आ गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, तो एक बार वाई टाइप कर दें जल्दी से। वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, नेक्स्ट देखिए, कहता अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस विद द स्ट्रीम इन 2 hours एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 3 hours। इस बार ऑब्वियसली टाइम दिया ही हुआ है भाई, डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं, अप स्ट्रीम में 3। अब इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 2 और 3 में से ज्यादा क्या है, 3, तो 3 अप स्ट्रीम में ही लगेगा। ठीक है भाई, if the speed of stream is 4 किलोमीटर मीन्स W आपको गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ बोट B आपको निकालना है। ठीक है, तो बोट प्लस वाटर इनटू 2 hours इक्वल्स टू बोट माइनस वाटर जो कि है 4 इंटू 3 hours। बस आपको सॉल्व भी करना है, 2b प्लस 8 3b माइनस 12।
आ गया 20। अब कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, मैं किसको लेफ्ट में लेके जाऊं, किसको राइट में लेके जाऊं। यार सिंपल सी बात है, इनका तो डिफरेंस ही आना है, तो 3 में से 2 गया, 1 ही बचेगा। दूसरी चीज आप ये सीख लो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो माइनस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्लस होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बेचारे इक्वेशन सॉल्व करते हुए भी पजल रहते हैं, तो मैं उनके लिए एक ट्रिक्स ही बता रहा हूँ। जो भी आपका ये वेरिएबल होता है, ठीक है भाई, ये तो माइनस ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर सेम साइन का होता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर सेम साइन है, प्लस प्लस है, तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। माइनस माइनस है तो भी वो सब्ट्रैक्ट ही होता है आपका एक तरह से। लेकिन अगर प्लस और माइनस है, उस केस में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बस आप इसको ऐसे जनरल सा देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको विद द प्रैक्टिस थोड़ा सा पता लगने लग जाएगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं बी को इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं, बस सिंपल फटाफट लिख दिया करो कि सॉल्व होके क्या बनेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया भाई सभी को? अब जतिन सारे आंसर दे रहा है ना, सर कह रहे सर मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब तो मैं आंसर निकाल लूंगा। कुछ ऐसा पर्सनल नहीं है भाई, बस वैसे ही, क्योंकि अक्सर डेली तुम आंसर निकालते हो, आज नहीं आ रहा था इसलिए मैंने टोक दिया। ठीक है भाई, वाई 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 कम हो गए हैं भाई थोड़े से। आवाज, चलिए नेक्स्ट देखो भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ज्यादातर ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें मैंने ऑप्शन लिखे भी हैं आपके सामने। ठीक है, तो बहुत रेयर होता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास वैसे आए, किस्मत खराब हो तो ही आता है, वरना आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। अभी तक जो मैंने करा है ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है भाई, टेस्ट में चाहे आते नहीं। ठीक है, टेस्ट क्योंकि हम टफ भी बना देते हैं, टेस्ट का नहीं मैं बोल रहा, प्रैक्टिस टेस्ट में आ सकते हैं जो ये टाइप के हैं। और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो पहले 9 क्वेश्चन कराए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोट एंड स्ट्रीम से देखने को मिलेंगे। हाँ, किस्मत बहुत खराब है या बस एग्जामिनर ने सोचा इस बार टफ दे दे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, और इक्वेशन या तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी या फिर हम बाय ऑप्शन वैल्यू पुट करके अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको ऑप्शन चेक करने में लगेगा। ठीक है, अब देखो, while going A to B against the stream and coming back from B to A with the stream, it takes a total time of 3 hours। यानी आने जाने में टोटल टाइम लगा 3 घंटे। ठीक है, if the distance from B to A is 4 kilometer and speed of stream is 1 kilometer per hour। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब W आपको गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको गिवन है 4 किलोमीटर।
डिस्टेंस सेम है, आना जाना मतलब 4 किलोमीटर गया तो 4 किलोमीटर ही आया। फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बी आपको बताना है। ठीक है भाई, तो कहानी ये है, बोट ए से बी गई है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और फिर बी से ए वापस आई है। तो एक बार डाउन स्ट्रीम एक बार अप स्ट्रीम, तो हम क्या करेंगे, टाइम इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम इन अप स्ट्रीम इक्वल्स टू टोटल टाइम। वही बेसिक मेथड याद आ रहा है, बताया था मैंने, वैसा ही बनेगा। अब टाइम क्या होता है, टाइम आपका होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते हुए डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड होता है बोट प्लस वाटर, याद करो डाउन स्ट्रीम स्पीड लेनी है। तो बोट की स्पीड हमें नहीं दी गई है, तो बोट प्लस वाटर प्लस 4, अपस्ट्रीम में भी वापस 4 किलोमीटर आएगा, इसमें होगा बोट माइनस वाटर। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 दिया, इक्वल टू टोटल टाइम 3 आवर्स। ठीक है, तो अब या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है भाई, या तो इस इक्वेशन को आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके आइडेंटिटी लग जाएगी बी स्क्वायर माइनस है ना 1 वाली। ठीक है, और या फिर क्या है, ऑप्शन से बी की वैल्यू पुट करके देखो एलएचएस और आरएचएस किस में इक्वल आ रही है। ठीक है, अब आप मेरी एक बात तो समझ गए होंगे, इसका आंसर डी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। और वैसे भी आप देखो, अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये 4/2 यानी 2 हो गया, एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं होगी। तो बस ऑप्शन से चेक करके बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। तीन, है ना, क्लियर, मेरे को लगता है पता लग रहा होगा सबको। अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूं, 3 ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 4/2, तो 1 प्लस 2 जो कि किसके बराबर है, 3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ऑप्शन से बड़ी आसानी से हो जाता है। मेरा मानना है ये आप ऑप्शन से कर लेना, क्योंकि अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे नीचे बनेगा बी स्क्वायर माइनस 1 4 इंटू बी माइनस 1 प्लस 4 इंटू बी प्लस 1, है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि आप उस मेथड के लिए ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कई बार फैक्टर्स नहीं मिलते आपको जल्दी से। ठीक है, तो उसकी बजाय 4 ही ऑप्शन होंगे। ठीक है भाई, तो उसमें से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है भाई, सर अगर चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तीनों सेटिस्फाई नहीं कर पाए इस इक्वेशन को, तो चौथा नन ऑफ दीज ही आएगा। फिर उस केस में आपके लिए और आसान हो जाता है, 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाय ऑप्शन या फिर इक्वेशन बना लो। ठीक है भाई, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था बोट एंड स्ट्रीम। बेसिकली क्या है, देखो मेजर चैप्टर तो आपका था टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन आया, ट्रेन उसी से रिलेटेड
रिलेटेड है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम आया है वो उसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है भाई कंप्लीट हो गया है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीक, मतलब आपकी क्लास थोड़ी कम होगी, लगातार मैंने थोड़ी इसीलिए कर दी थी क्योंकि इस टाइम में थोड़ा फ्री था। अब आप इस सिलेबस को अच्छे से जितने भी हमारे टॉपिक हो गए कवर कर लो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें मैं एवरेज कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका मोटा मोटा जो क्वांट है वो एक तरह से निपट जाएगा सारा, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम वगैरह फिर छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे, तो आपके मेन जो तगड़े खतरनाक टॉपिक है एक तरह से बोल सकते हो आप, वो काफी हद तक निपट गए हैं, ठीक है भाई। तो इनको आप कर लेना। अगर परसेंटेज भाई ज्यादा ने नहीं ज्वाइन किया होगा तो लास्ट में कोई बात नहीं, उसको भी एक बार मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है भाई। और वो कराऊंगा एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद, ठीक है। एवरेज नंबर सिस्टम वगैरह करा के उसको भी एक बार लास्ट में करा दूंगा मैं, ठीक है। मुझे लगता है उसमें शायद काफी लोग स्टार्टिंग में नहीं थे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, उसको मैं एक बार दोबारा से करा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, गुड नाइट। सर रीजनिंग की भी पढ़ी है सर हमारी क्लास। हाँ एक क्लास आपकी रीजनिंग की पढ़ी है, इसमें वर्बली वो मतलब वो थोड़ा सा आपको कराना है, ठीक है। सर काउंटिंग फिगर्स भी रहेंगे क्या? काउंटिंग ऑफ फिगर्स बचा हुआ है आपका, ठीक है। वो एक शेड्यूल क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जो भी बचा है ना। टेस्ट शेड्यूल में अल्फाबेट टेस्ट दे रखा है, तो वो मतलब कौन से से रिलेट करता है? और सर वो पजल टेस्ट भी है। अल्फाबेट टेस्ट आपको करा दिया था, पजल आपको वही सीटिंग पजल कराया था आपको। अल्फाबेट टेस्ट मतलब कौन सा था? अल्फाबेट टेस्ट अल्फाबेट वाले कोडिंग डिकोडिंग के एक कराया नहीं था, एक स्लाइड कराई थी। कोडिंग का तो हो गया सर। अल्फाबेट हाँ सर वो टेस्ट तो हो में, गया। अल्फाबेट टेस्ट में देखो एक तो आपका वही आ जाता है जो हमने रैंकिंग में सीखा है, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो एक तरह से मैं आपको बताऊं ना, ये तीनों टॉपिक मिक्स है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ अल्फाबेट टेस्ट में कैसे पूछेगा। अल्फाबेट टेस्ट में एक तो क्वेश्चन पूछता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे, कि अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 5 आपको लेटर दे देगा, ठीक है। बोलेगा अगर इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट किया जाए तो पहले नंबर पे कौन आएगा या तीसरे नंबर पे कौन आएगा। जैसे मैं 3 नाम दे दूं, मोहन, ठीक है, सोहन, रैबिट, तो मैं पूछूं अगर इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, ठीक है ना। ये आ जाता है इसमें। या तो ऐसा मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, ये आज ऐसे हमने करे थे कितने ऐसे 7 है जिस जो इमीडिएट प्रीसीडिंग और वो वाले हैं, वो आता है आपका अल्फाबेट के अंदर। दूसरा जो हमने रैंकिंग किया हुआ है, एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से या राइट से क्या होगी, इसी तरह से वो आपको
सीरीज दे देगा, अगर ए बी सी डी को, है ना, ऐसे लिख दिया जाए तो लेफ्ट से सेवंथ नंबर के लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा, ठीक है ना, ये वाले टाइप, जिस जो आपकी वर्कशीट थी, तो ये टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है अल्फाबेट टेस्ट में, ठीक है। मिक्सिंग ही होती है, और कई बार तो जो हमने कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज में की है, सीरीज के क्वेश्चन को भी अल्फाबेट में ले लेता है अल्फाबेट टेस्ट में, ठीक है। तो कोई पजल आपने जो सिटिंग अरेंजमेंट की, मैक्सिमम तो सिटिंग अरेंजमेंट ही पजल होती है, बाकी हमने पजल नॉर्मली, पजल तो हमने वही करी थी, जो भी आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है या सर्कुलर भी कई बार पजल के अंदर ही कंसीडर हो जाता है, ठीक है। और हमने और भी तो करे थे पजल, मैंने आपको कराई तो है, पजल पजल मैंने आपको कराई, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, नहीं सर। सिटिंग पजल, सेटिंग पजल की एक ही तो स्लाइड थी, नहीं हुई क्या? कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, यही पूछता है उसमें बेसिकली, ऑर्डर बेस होती है पजल, ज्यादातर तो पजल में सीटिंग अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है। और ज्यादा वो कंपैरिजन बेस्ड पजल पूछ लेता है, बोल लेता है ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, इस तरह से बेसिक क्वेश्चन। सर हम्म। सर एक चीज बताइए सर, जैसे कहीं लिखा है प्रीसीडेड बाय 9 और प्रीसीडिंग 9, सर इन दोनों में अंतर बता दीजिए एक बार। ये आपने वही उस दिन मैंने बड़ा अच्छे से बताया भी था इसको क्लास में, चलो फिर बता देता हूँ मैं। अब देखो भाई, पहले तो ये बताओ प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग से आप क्या समझते हैं? सर पहले सर प्री मतलब पहले, मैं बोल रहा हूँ प्रीसीडिंग 9, प्रीसीडिंग 9 मतलब इसके प्रीसीडिंग से, पहले हाँ 9 से पहले 9 से पहले। अब मैं बोल रहा हूँ प्रीसीडिंग बाय 9, प्रीसीडेड बाय 9, मतलब सर एक आगे होगा सर शायद। हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है, एक में मतलब होता है कि 9 से पहले वाला, और एक में होता है उससे पहले 9 चाहिए, ठीक है। मतलब सर प्रीसीडेड बाय वाला होता है कि उससे उससे इसमें भी पहले 9 चाहिए। मैं आपको बताऊं यार, देखो इसमें भी ना, इसमें भी पूरे सेंटेंस पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ हु इज प्रीसीडेड बाय 9, ठीक है,
मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द नंबर विच इज प्रिसीडेड बाय 9, तो वो कौन सा नंबर है जो 9 से प्रिसीडेड है, यानी 9 से पहले आ रहा है। ठीक है, और एक मैं बोल रहा हूँ कि x प्रिसीडेड बाय 9, वो नंबर मैं पहले बता के चल रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी इनमें भी डिफरेंस होता है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा ना आप दोनों में से कौन सी बात पूछना चाह रहे हो, क्योंकि ये ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पलट जाती है। क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज नहीं है ना, तो आपको उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा। इसमें बड़ा पंगा होता है, इसमें सिर्फ बाय का रट्टा आप नहीं लगा सकते, इसमें ना लिखने के स्टाइल से भी इसका मतलब बदल जाता है। इंग्लिश के अंदर ना लिखने के स्टाइल से भी प्रिसीडेड बाय का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है कई बार। ठीक है, मतलब इसमें यही पंगा होता है, एक 9 से एक एक का केस होता है 9 से पहले, और एक होता है उससे पहले 9 आए, तो वो लैंग्वेज पे मैटर करता है कई बार क्वेश्चन की। तो जब आप पूरी लैंग्वेज उसको पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा वो। तो इसमें आप सिर्फ बाय का रट्टा नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। ये पहले भी एक केस आया है, बाय का आप अगर रट्टा लगा लोगे कि पहले या बाद, तो बदल जाता है, क्योंकि ना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये चीज बदल जाती है। एक बार जो हमने स्लाइड्स की थी उसमें देखना, उसमें ये है क्वेश्चन, नहीं तो जो आपकी वर्कशीट है ना उसमें है। जब मैं रीजनिंग वाली कराऊंगा इसको फिर बताऊंगा मैं, क्योंकि ये ना मेरे को लैंग्वेज से समझाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं समझा सकता, क्योंकि दोनों केस लेके समझाऊंगा। मेरे पास इसका एक क्वेश्चन पड़ा है, मैंने बनाया हुआ है इस पे, जिसमें लैंग्वेज है, एक में आंसर आता है कि उससे पहले वाला लेना होता है, और एक में आंसर आता है वही आंसर होता है। वो आपको विद द लैंग्वेज ही समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं रीजनिंग वाला आपका जब टॉपिक उठाऊंगा तो मेरे पास क्वेश्चन है इस पे, एक में आंसर आएगा जो उनका कंफ्यूजन है, जो जिसने भी पूछा है, ठीक है, जो उसका कंफ्यूजन है वो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक में ये वाला केस बनेगा और एक में ये वाला केस बनेगा, उसमें बाय से फर्क नहीं पड़ता, उसकी लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, तो वो आपको तभी समझ आएगा। और सर अगर सर डायरेक्शन में सर जैसे नॉर्थ ईस्ट दिया होता, नॉर्थ ईस्ट से राइट, तो सर उसका क्या मतलब होता सर, कि कौन सी डायरेक्शन आएगी सर उसके बाद? यार देखो, नॉर्थ ईस्ट बना लो और उससे राइट ले लो। जब भी कुछ ना समझ आए, देखो डायरेक्शन का तो सिंपल सा फंडा है भाई, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका फेस हाँ इधर जी। है तो इसका राइट लूंगा तो इधर ही आएगा, तो इसका राइट। अब मैंने एक चीज सिखाई थी, जब भी मैं बोलूं अ पर्सन टेक्स राइट टर्न, मैंने एक बंदे ने राइट टर्न लिया, तो बाय डिफॉल्ट राइट टर्न या लेफ्ट टर्न हमेशा 90 डिग्री होता है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट से आप राइट टर्न मारेंगे तो पूरा 90 डिग्री घूमोगे, तो ये वाली डायरेक्शन पे आओगे। अब ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। ठीक है, अच्छा तो ठीक जब है कभी सर। भी बंदा मान लो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है और वो राइट टर्न लेगा, तो अब वो साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर देगा, ये डायग्राम बनेगा इसका। अब इसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन चलेगा, इसका लेफ्ट या राइट, समझ रहे हो? ओके सर। सर लेकिन 45 की कंडीशन मेंशन करेगा, मतलब आपने कहा 90 बाय हाँ डिफॉल्ट होता है। हाँ, देखो अगर मैं कभी भी बोल रहा हूँ ना, इफ अ पर्सन टेक्स राइट टर्न, टर्न का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है, अनटिल अनलेस आपको एंगल दिया हो। अगर उसने बोल ही दिया ही टेक्स 45 डिग्री टर्न, तब तो मजबूरी ये है भाई दिया होता सर 45 क्वेश्चन टर्न। में। हाँ, 45 टर्न ले रहा है फिर तो ईस्ट में जाएगा, क्योंकि 45 का एंगल यहाँ तक बनेगा। ठीक है, बट अगर सिर्फ टर्न लिखा हुआ है लेफ्ट या राइट टर्न, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इधर घूमना है या उधर, वो देखो उसके साथ राइट या लेफ्ट लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप घूमेंगे। राइट लिखा होगा तो साउथ ईस्ट में आ जाओगे, लेफ्ट लिखा होगा तो नॉर्थ वेस्ट में चले जाओगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, टर्न का मतलब 90 डिग्री है बाय डिफॉल्ट तो। ओके सर। ठीक है, आगे करते जाओ, जैसे भी जो देखो करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, क्योंकि क्लास के अंदर ही सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। ऐसे ही अब क्वांट के भी अब आपके टॉपिक काफी इकट्ठे हो गए हैं, तो एक तरह से आपको पूरा नेक्स्ट वीक मिल जाएगा इसको अच्छे से करने का, तो इसको करो। जितनी मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगी, जब करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तभी सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है। सर हाँ, आपने कहा था रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब बुक में भी अवेलेबल हैं तो वो भी ट्राई करने चाहिए, बट सर क्वांट्स के आपके असाइनमेंट के भेजे हुए क्वेश्चन कर लें, उसको मतलब री अगेन आपने कहा था प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वांट्स की ज्यादा से ज्यादा उसी कॉन्सेप्ट की, हम्म। ऐसा। बुक में दिया भी नहीं हुआ वैसे। तो आप क्वांट्स की जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो वर्कशीट भेज रहा हूँ, अगर वो कर लोगे ना तो वो सफिशिएंट है आपके लेवल के हिसाब से। ठीक है, बाकी देखो यार, सिंपल सा फंडा है, जितना मर्जी करे जाओ।
ठीक है, परेशान आप ही होगे लास्ट में। मैं तो एक सीधी सी बात बोलता हूँ, बहुत सोर्स है, ऑनलाइन जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, लेकिन क्या आपके लेवल का है क्या नहीं है वो आपको नहीं पता। ठीक है ना? तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि क्वांट के लिए तो ज्यादा ना उलझो। ठीक है भाई, जितना करा दिया उसको बार बार करो। मतलब अगर वो या उस टाइप का क्वेश्चन आया है ना, तो वो आपसे 30 सेकंड में होना चाहिए। नहीं हो रहा तो इसका मतलब कमी आप में है। सीधा सा फंडा है। ठीक है, मतलब उसको तो ऐसे घोट के पीना है। मतलब वो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि 30 सेकंड से ज्यादा ना लगे क्वेश्चन रीड करने के बाद। ठीक है, अगर लग रहा है इसका मतलब कॉन्सेप्ट में कमी है, दोबारा उन्हीं को दोबारा से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वांट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर मोबाइल में टाइमर लगा के बैठ जाओ। वही क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड में होने चाहिए। मतलब 30 सेकंड का मेरा मानना यह है कि आप हर क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइमर लगा लो। ठीक है भाई, जिसमें आपको क्वेश्चन रीड भी करना है और क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो ये फंडा आपसे होना चाहिए। और इसका तरीका यही है, जो भी आपकी वर्कशीट्स हैं भाई, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, मत निकालो। आप उसमें डिजिटली ही पढ़ो, लैपटॉप पे खोल लो वर्कशीट को या मोबाइल में खोल लो, रैंडमली कोई एक क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, मतलब पहले घड़ी में टाइमर सेट कर लो, रैंडमली मन में एक सोच लो कि मैंने 17वां करना है, चल भाई 17वां क्वेश्चन। या खुद से नहीं करना तो किसी को बुला लो, घर में कोई भाई बहन मम्मी पापा कोई तो होगा, कि रैंडमली एक नंबर बोल दो। उन्होंने बोल दिया 18, तो बट 18 नंबर क्वेश्चन खोलते टाइमर स्टार्ट। अब वो देखो आप 1 मिनट में कर पाए या नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो दोबारा। बस सिंपल सा लॉजिक है। खुद से झूठ मत बोलना कि ये हो गया था वो हो गया था मैं कल। दूसरी चीज, जब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने, बच्चे क्या गलती करते हैं, एक ही क्वेश्चन मान लो 5 बार करना ना, ला बस इस स्टेप तक हो गया, आगे तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। आखिरी तक आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, ये गलत फहमी कभी ना पाल लेना, यहाँ तक हो गया तो पूरा सॉल्व हो ही जाएगा, बस ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करना है भाई, पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, चाहे आपको आंसर याद है तब भी, ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, आंसर याद का फायदा हमें पेपर में उठाना है, प्रैक्टिस में नहीं उठाना। ठीक, तो अगर आपको आंसर याद भी है, इसका आंसर 15 तो भी मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। ये बनाओगे तभी पेपर में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और नवे क्वेश्चन तो जितने भागते रहो, पुराना ही आपका बेस तैयार नहीं होगा तो नए के पीछे कोई फायदा नहीं है। ये ध्यान रखना, नहीं तो बाद में फिर याद करोगे कि सर ने ऐसा बोला था, हमने नहीं करा, तो अब हमारे साथ ये हो गया। ठीक है भाई, फिर उस रिग्रेट का कोई फायदा भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? टाइमली सुधर जाओ, टाइम से सीख जाओ, क्योंकि गलती करके हर कोई सीखता है यार। ठीक है, और गलती करके ही सीखना है तो फिर फायदा ही क्या है? फिर तो ठीक है भाई, कुछ भी ना सीखो, सीधा ही पेपर दो, जब अपने आप धक्का लगेगा अगली बार फिर दोबारा पेपर दोगे, तब तक तो सीख ही जाओगे ना। अगर आप देखो पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो सीखो। ठीक है ना? ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन यही फर्क डाल देती हैं आपकी तैयारी में। अब आपके साथ इसी बैच में मान लो 24 लोग बैठे हैं, 25 बैठे हैं, 25 के 25 का नहीं होने वाला, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अब उनको बुरी लगे जो मर्जी लगे, देखो जो सच्चाई है मैं मुंह पे बोलता हूँ। क्योंकि सभी मेरी बात पूरी शिद्दत से सुनेंगे और सभी फॉलो करेंगे नहीं मुमकिन है, मैं भी जानता हूँ। तो जो ढील बरतेगा नुकसान उसका होना है, मेरा नहीं होना। मोहित सर का कुछ नहीं जाना, मोहित सर ने जो सिखाना है वो सिखा के रहेंगे। ठीक है भाई, नुकसान किसका आएगा, फ्यूचर किसका खराब होगा, तुम्हारा अपना। तो ध्यान रखना, मैं सिर्फ सारथी हूँ, मैं सिर्फ साथ दूंगा। तुम्हारे साथ जो होगा पेपर में उसकी जिम्मेदारी पूरा पूरी की पूरी तुम्हारी है। ना मेरा उसमें क्रेडिट है, ना ही मेरे को कोसना। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, क्योंकि मैं तो सबको बराबर पढ़ा के आया हूँ, आप में से ही कुछ का सिलेक्शन होगा भी, कुछ का नहीं भी होगा। तो जिनका होगा वो भी मेरे ही शिष्य हैं, जिनका नहीं होगा वो भी मेरे ही शिष्य हैं। पढ़ाया मैंने सबको बराबर ही है। ठीक है ना? तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो बात मानेगा काम करेगा, फायदा उसी का होना है, जो नहीं मानेगा नुकसान भी उसी का ही होना है। ठीक है, बस मुझे तो क्या मिलना है, या तो वो याद करके दुआएं देगा और या फिर गालियां देगा। ठीक है जो कि नाजायज है, क्योंकि मेरी तो उसमें कोई गलती है नहीं लेकिन फिर भी ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये सब चलता रहता है जीवन में। तो बस सिंपल सी यही बात है, देखो भी मेरा काम है बताना, मैं आपको सही चीज बताऊंगा। ठीक है, फॉलो करो उसको, दिक्कतें तो आएंगी। ठीक है, और दिक्कतें आने से ही आप स्ट्रांग बनोगे। चलो, अभी करो इसको। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह करो, क्वेश्चन होंगे। और एक चीज और बड़ी बड़ी गलत करते हो आप लोग यार, एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आप हथियार डाल देते हो।
बड़ी कॉमन मिस्टेक है। एक बार नहीं हो रहा यार, छोड़ो। मतलब बंदा दूसरी बार ट्राई भी नहीं करता, ये चीज छोड़ दो। कम से कम 2 3 4 बार ट्राई किया करो, कोशिश किया करो, फिर नहीं हो फिर करो, ठीक है। सभी नहीं ऐसा करते, मतलब मैं इन जनरल वे में बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे ही हैं, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, छोड़ यार देखी जाएगी, सर से पूछ लेंगे। मतलब बड़ा ही कैजुअल अप्रोच रखते हो आप, तो ऐसे अप्रोच वालों का भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, ठीक है। ठीक है भाई, मतलब आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा देखो ऐसे लेके चलो कि सर के पास हमें तब जाना है जब मेरे से कुछ हो नहीं रहा, जब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। ये नहीं एक बार ट्राई किया नहीं हुआ चल सर को पूछ लो, तो ये कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी, ठीक है। इसका भी देखो है तो है नहीं भाई, हमारा काम है बताना, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर तुम्हें ही आएगी। कल को एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, पहली बार ट्राई करोगे नहीं हुआ, नहीं होता यार आगे देखते हैं, बस वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी जो एग्जाम में बड़ा तंग करेगी, ठीक है। तो इस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस करना, मेरा काम है गाइड करना, मैं करता रहूंगा, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जैसे ही होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट शेड्यूल बता दूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, Thank you, sir. ओके जी।